सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज बड़ा एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है और मौजूदा इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान के, जिसमें 98% पाकिस्तानी को, बल्कि 98% तो छोड़ें, अब तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास भी उसका शिकार हो गई है। और माँ सवाए उनके जो अशराफिया हैं या बहुत ही ज़्यादा अमीर तरीन लोग हैं, अब अमीर भी बेचारे जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। और इस सिलसिले में जो सबसे अहम मसला है, जहां महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, वहीं आपके बिजली का बिल एक बहुत बड़ा मसला है। हम आज जो हमारे पास मेहमान हैं उनमें 2-3 चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। उनमें सबसे अहम चीज़ है, क्योंकि आज इलेक्शन में ये कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की तरफ से कि इस बदतरीन मुआशी हालात में, जहां पाकिस्तान कहते हैं डिफ़ॉल्ट के करीब है, कहा जा रहा है कि इलेक्शन में कि 300 यूनिट फ्री जो है वो आवाम को दी जाएगी। कैसे दी जाएगी इसके बारे में कुछ नहीं है। इसी तरह रोड मैप किसी चीज़ के बारे में नहीं है कि कैसे दिया जाएगा। 80% से ज़्यादा वसाइल पर अशराफिया काबिज़ है, चाहे वो ज़मीन हो, पानी हो, इवन की जो पॉलिसी और कानून साजी होती है उस पर भी ये काबिज़ हैं। तो ये जो 80% वसाइल पर 2% मरात याफ्ता अशराफिया काबिज़ है, वो 98% गरीब आदमियों के मसाइल क्यों हल करेगा और कैसे हल करेगा। और यही है कि 40 साल से हम देख रहे हैं कि गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, मुल्क गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। हालांकि बेहतरीन लोग यहाँ मौजूद है, हालांकि बेहतरीन मौसम, बेहतरीन ज़मीन, बेहतरीन नहरी निज़ाम, बेहतरीन मादनियात, हर चीज़, बेहतरीन ज़राअत, हर चीज़ मौजूद है। इस पे भी बात करेंगे, थोड़ा सा एजुकेशन और हेल्थ पे भी बात करेंगे कि प्रायोरिटी क्यों नहीं है, और IPPs का मसला है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं, आइए उनका तारुफ कराते हैं। साबिक वफाकी सेक्रेटरी पावर डिवीज़न है। वैसे तो उन्होंने कई अहम तरीन पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ ओहदों पे काम किया है और अहम तरीन ओहदों पे काम किया है, लेकिन मेन हमारा फोकस जो है वो आज बिजली है। और ये सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान का बन गया है। महंगी तरीन बिजली है और बिजली के बिलों में जो इजाफ़ा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। आम आदमी, गरीब आदमी तो छोड़ें, अमीर लोगों को लिए भी अब ये नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। इरफान अली साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही। अच्छा इरफान अली साहब, मैं बात जो शुरू करूँगा, ये चंद चीज़ों पे आपसे बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में जो बिजली के सोर्सेस हैं वो कितने सोर्सेस हैं, उसकी कैपेसिटी कितनी है पाकिस्तान की, उसका कंजम्पशन कितना है, ट्रांसमिशन कितनी होती है, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, किस तरह इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, क्या कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर है जो बिलिंग भी देता है, लाइसेंस भी है, और क्या उसके पास जनरेशन्स भी है, ट्रांसमिशन भी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो मैं ज़रा पहले इस पे आना चाहता हूँ, ज़रा क्या कहेंगे इरफान अली साहब? जी थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जहाँ तक बिजली का ताल्लुक है, पाकिस्तान में जो बिजली पैदा होती है इसमें 27% बिजली तकरीबन हाइडल इलेक्ट्रिसिटी या आबी वसाइल से जो बिजली पैदा हो रही है। तकरीबन 48% बिजली हमारी गैस, लिक्विड फ्यूल, LNG, कोल, इनसे पैदा हो रही है। हमारी तकरीबन 6% बिजली इस वक्त सोलर और विंड, इनसे पैदा होती है, और न्यूक्लियर एनर्जी भी हमारा तकरीबन 8% पोर्शन जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी का पोर्शन है। तो हमारी जो मेन सोर्स है बिजली की वो थर्मल है, यानी जिसमें ये तमाम कोल, गैस, LNG, फ्यूल, ये सारे शामिल हैं। उसमें कोल में आपका इंपोर्टेड कोल भी है और आपका थर कोल भी शामिल है। आप ट्रांसमिशन करते हैं
थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है NTDC। माजी में ये एक वापडा होता था जिसको डी बंडल करके या तोड़ के मुख्तलिफ इदारों में उसका वो कर दिया गया। ट्रांसमिशन तमाम डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में NTDC की लाइंस के थ्रू होता है। हमारे मुल्क में इस वक्त वो डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, उसमें तकरीबन 9 या 10 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, जिसमें लेस्को यानी लाहौर, मेपको, गेपको गुजरांवाला, ISCO, इस्लामाबाद, पेशावर और सूबाए KPK के लिए पेस्को है, बलूचिस्तान के लिए केस्को, और सिंध में कराची इलेक्ट्रिक जो है वो प्राइवेटाइज्ड है। और कराची इलेक्ट्रिक वो एक इदारा है जो जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों के लाइसेंसेस रखता है। और उसके अलावा सिंध में सेपको और हेस्को यानी सखर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और हैदराबाद कंपनी हैं जो ये बिजली लेके आगे सार्फिन में तकसीम करते हैं। तो ये आपका ओवरऑल एक ढांचा है। लेकिन मैं यहाँ ये पूछना चाहूँगा, यहाँ पूछना चाहूँगा ये आपके मौजूदगी से कि कहा यह जाता है कि कोई 44-45 हज़ार मेगावाट बिजली की हमारी कैपेसिटी है और कोई 27,000 जो है वो आपके उसकी कंजम्पशन है, और यानी 27,000 ट्रांसमिशन है। जी जी 27,000 ट्रांसमिशन है और 30 से 31,000 कंजम्पशन है। और इस सिलसिले में जो बिजली हम पैदा कर सकते हैं वो 44,000 45,000 है। तो सर ये किस तरह इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जनरेशन होती है, और किस तरीके से हम ट्रांसमिट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो ये जहन में रहे कि हमारे यहाँ जो बिजली पैदा होती है उसमें हाइडल सोर्सेज जितनी भी हैं उनमें ज़्यादातर वापडा जो एक इदारा है यानी तरबेला, मंगला, वर्सक और दीगर इदारों के ज़रिए पैदा होती है। इसके अलावा हमारी IPPs हैं जिनके ज़रिए यानी प्राइवेट सेक्टर जनरेशन होती है जो बिजली पैदा होती है। जब मैं सेक्रेटरी था 2-3 साल पहले तो ये तकरीबन 32-33 हज़ार थी, जो मेरा ख्याल है अब बढ़ के तकरीबन 42,000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो गई है। और ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का मतलब है कि ये हमारे पास बुनियादी कैपेबिलिटी है इतनी बिजली देने की। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूंगा, लेकिन पहले ये बताता चलूं कि हमारी ट्रांसमिशन कैपेसिटी जो है वो 26-27 हज़ार मेगावाट की है। शायद डिमांड थोड़ी सी इससे ज़्यादा है, लेकिन डिमांड जो है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से फिर भी कम है। एक बात जहन में रहे कि हम कह तो देते हैं कि ये हमारे पास 42,000 मेगावाट बिजली की बनाने की कैपेसिटी है, लेकिन ये हर वक्त अवेलेबल नहीं होती, जिसका मतलब ये है कि गर्मियों के महीनों में हमारे पास हाइडल सोर्स मौजूद है, हमारे डैम्स भरे होते हैं और उधर से बिजली पैदा होती है। सर्दियों में ये हमारे पास फैसिलिटी तकरीबन ना होने के बराबर हो जाती है। सिमिलरली LNG अगर अवेलेबल है तो वो प्लांट्स चल रहे होंगे, 4 प्लांट्स हैं बड़े LNG के। मेरे इल्म के मुताबिक, आई कैन बी रॉन्ग, कि इस वक्त शायद LNG उनको नहीं मिल रही। इसी तरह गैस, नेचुरल गैस के भी प्लांट्स हैं जो गैस बहुत शॉर्ट हो गई है। और इस हवाले से जो हमारी डिमांड है गर्मियों में बहुत ऊपर जाती है और सर्दियों में बहुत कम जाती है। लेकिन सर्दियों में अगेन वो जो बुनियादी रिसोर्सेज हमें गर्मियों में अवेलेबल होते हैं, बाज़ दफ़ा सर्दियों में अवेलेबल नहीं होते। तो ये एक इसका ओवरऑल खाका है जो आप देख सकते हैं। अच्छा सर, मैं यहाँ एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये जो बिजली आपने बताया कि डेफिनेटली जिस तरह आपने बताया कि जी हमारे पास कैपेसिटी जो है वो 42 है, 44-42 जो भी है, और हम यूज़ जो है वो करते हैं, अगर गर्मियों में ले लिया जाए तो 30-31 है, ट्रांसमिशन जो है हमारा 27 है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कितने ऐसे पाकिस्तान का एरिया है
कि जहाँ पर अभी भी बिजली नहीं प्रोवाइड की जा रही है उन लोगों को? एक तो मुझे ये बताइए सर, और दूसरा ये बताइए कि जिस तरह आपने बताया कि जनाब सबसे ज़्यादा जो 47% आपका आपने बताया है कि जो बिजली पैदा होती है वो थर्मल से होती है, और थर्मल का मतलब है कि आपके पास जो है वो एलएनजी हो, गैस हो, या और कोल भी है तो वो इम्पोर्टेड कोल है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मैटर होता है आपका एलएनजी का, इसके अलावा आरएफओ है। तो अब मैटर ये है सर कि ये जो महंगी तरीन बिजली है और ये जो इस वक्त आवाम को महंगी तरीन बिजली मिल रही है, इसकी थोड़ी सी वजूहात ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि कितने लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनको अभी भी बिजली नहीं मिल रही। देखिए, मेरे ख्याल में मतलब दीज फिगर्स कीप ऑन चेंजिंग, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान में अभी भी 23 से 24% लोग ऐसे हैं जो बिजली की सहूलत से आशना नहीं हैं। शायद इनमें ज़्यादा तादाद बलूचिस्तान में है। सिमिलरली जो आपने सवाल किया कि ये महंगी बिजली क्यों है, तो एक बात जहन में रहे कि बिजली के अंदर दो चीज़ें हैं जो बिजली की कीमत का तयन करती हैं। एक तो है वो जिसे हम कैपेसिटी कॉस्ट कहते हैं, यानी वो कॉस्ट जो हमने आईपीपीज़ को देनी होती है, हमने उनसे मुआहदे किए हुए हैं। और कैपेसिटी कॉस्ट में जो उन्होंने बैंकों से कर्ज़े लेके अदारे बनाए होते हैं वो भी हमने देने होते हैं। इसके अलावा उनका जो मुनाफा है उनकी इक्विटी पे वो भी हमने देना होता है, और ये सारा डॉलर इंडेक्स्ड है। ये जहन में रहे कि ये सारा डॉलर इंडेक्स्ड है, यानी अगेंस्ट द प्राइस ऑफ डॉलर बनता है। और दूसरा हिस्सा जो बिजली की कीमत का है वो एनर्जी कॉस्ट है, जिसमें फ्यूल की कॉस्ट आ जाती है और दीगर कॉस्ट आ जाती। तो वेरी सेफली जब हम बिजली की कीमत की बात करते हैं तो जो कैपेसिटी कॉस्ट है इट इज़ मोर देन 60% ऑफ द टोटल कॉस्ट, जबकि उसी हिसाब से आप ले लीजिए एनर्जी की कॉस्ट वो 30 से 40%। आई कैन बी मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ, शायद कैपेसिटी कॉस्ट इससे भी ज़्यादा हो। तो ये इसका ब्रेकअप है। और बिजली के महंगे हो जाने में दो तीन एलिमेंट्स हैं जो जहन में रहने चाहिए। एक तो ऑफ कोर्स अगर किसी वजह से दुनिया में एनर्जी की कॉस्ट बढ़ जाती है तो वो भी बिजली की कीमत पे असर डालती है। दुनिया में जैसे यूक्रेन की वॉर हुई और उससे गैस और फ्यूल की कीमतों पे असर पड़ा। और दूसरा है डॉलर की कीमत, यानी फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपने एक आईपीपी को आज से 20 साल पहले बनाया या प्राइवेट सेक्टर ने बनाया, उस वक्त डॉलर की कीमत लेटर से 50 रुपये या 100 रुपये थी। तो अगर वो डॉलर 300 रुपये पे पहुंच जाएगा तो जो चूँकि वो सारी पेमेंट डॉलर इंडेक्स्ड है तो वो कीमत भी बढ़ेगी। तो कीमतों के बढ़ने में ये दो बड़े अवामिल हैं। प्लस ऑफ कोर्स फिर एक चीज़ आ जाती है जिसे सर्कुलर डेट कहते हैं, यानी आप बिजली की जो कीमत है वो लोगों से वसूल ना कर पा रहे हो। उसके अंदर फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन साइड है और डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस हैं, जिनमें टेक्निकल लॉसेस भी हैं और चोरी का एलिमेंट भी मौजूद है। चोरी का बहुत बड़ा एलिमेंट है, मुख्तलिफ डिस्कोज में उसका मुख्तलिफ तनासुब है वो भी, और उसके नतीजे में सर्कुलर डेट क्रिएट होता है। जब आप लोगों से बिल वसूल करके पूरी पेमेंट नहीं कर सकते तो वो सर्कुलर डेट में ऐड होता है। और सर्कुलर डेट की एक ख़राबी या एक खसूसियत ये भी है कि जितनी डिलेड पेमेंट होती है उसके अंदर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मार्कअप दिया गया है कि हर डिलेड पेमेंट के ऊपर जो मुनाफा या सूद बन जाता है वो भी उसमें शामिल होता रहता है। ठीक है। अच्छा सर ये बताएं जरा आईपीपीज़ का जरा मुझे बताइएगा सर कि ये मुआहिदा पाकिस्तान 103 आईपीपीज़ ये क्या मुआहिदा है, और ज़रा मुख्तसर सा ताकि लोगों को पता चले कि ये आईपीपीज़ क्या है और अभी तक हम इसमें, और लोग इसी को ज़िम्मेदार कहते हैं कि हमारा मुआहिदा आईपीपीज़ से है और इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। जी जी, तो ये मुझे ज़रा बताइए। जी इनिशियली तो आपको मालूम है
कि वापडा एक यूनिफाइड इदारा था और वापडा के पास जनरेशन भी थी, ट्रांसमिशन भी थी, डिस्ट्रीब्यूशन भी थी। फिर ये शायद 1990 की दिहाई के शुरू में हम लोगों ने, उस वक़्त की जो भी हुकूमतें थीं, ये डी बंडलिंग शुरू हुई, जिसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन को अलग कर दिया गया, उसके अंदर कंपनीज़ की शक्ल में ये डिस्कोस बना दी गई और आईपीपीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया। और ये मुख्तलिफ पॉलिसीज़ आती रही हैं आईपीपीज़ के हवाले से। इनिशियली 1992 या 94 की पॉलिसी थी, फिर 2002 की पॉलिसी आई और मतलब फील ये शायद किया गया उस वक़्त कि वापडा की ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी सारी जो आगे चल के हमारी डिमांड क्रिएट हो रही है उसको पूरा कर सकें। उस वक़्त भी ये बहस चल रही थी कि ये जो आईपीपीज़ हैं और जो इनका स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, अल्टीमेटली बिजली बहुत महंगी हो जाएगी। बट एनीवे, वो आईपीपीज़ इंट्रोड्यूस हुई और फिर उसमें होना ये चाहिए था वक़्त के साथ कि जैसे जैसे वक़्त गुज़र रहा था, हमारी आईपीपी पॉलिसी को ट्रांजिशन में आ जाना चाहिए था। इनिशियली हुकूमत ने ये सॉवरन गारंटी सबको दी कि आप जितनी बिजली प्रोड्यूस करेंगे हम ख़रीदेंगे और हम आपको कैपेसिटी पेमेंट भी देंगे। और फिर फाइनली गवर्नमेंट ने उन आईपीपीज़ को भी डॉलर इंडेक्सेशन दे दी जिनकी इन्वेस्टमेंट लोकल थी। माजी में पहले सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट डॉलर इंडेक्सेशन थी। आई थिंक 2006 में या समवेयर उन कंपनीज़ को भी ये फ़ायदा दे दिया गया जिनकी इन्वेस्टमेंट लोकल थी। और हम इनिशियली तो भले हमने सबको ये गारंटीज़ दे दी, लेकिन फिर हमें वक़्त के साथ ज़रूरत थी इस अमर की कि हम बजाय इसके कि हुकूमत हर हुकूमती गारंटीज़ के ही हर चीज़ ताबे होती, आहिस्ता आहिस्ता एक कारोबारी या मार्केट मॉडल आना चाहिए था, जो नहीं आया। 2008 में आई रिमेंबर कि अगेन वी वर फेसिंग मेजर शॉर्टेजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उस वक़्त सीपैक के मुआहदों ने यकीनन एक वो बहुत बड़ी शॉर्टेज दूर कर दी। उसमें कोल के प्रोजेक्ट्स भी लगे और चाइना की मदद से एलएनजी के भी प्रोजेक्ट्स लगे हैं, जो बहुत बड़ी मदद थी। लेकिन अगेन हमने जो मुआहदे किए उसके अंदर हमें थोड़ा सा उस वक़्त भी ये देखने की ज़रूरत थी कि बिजली अवेलेबल भी करनी है और अफोर्डेबल भी। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया जी कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स की शक्ल ऐसी है कि तकरीबन 60% या 70% तो हम कैपेसिटी पेमेंट्स कर रहे होते हैं, ठीक, और 30% हम एनर्जी की पेमेंट्स कर रहे हो। इरफान अली साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आपसे पूछना था कि ये जो हमारी जो बिजली आपके लॉसेस हैं, जिसमें दो मेजर चीज़ें हैं, एक तो ये कि लीकेजेस हैं और दूसरा चोरी होती हैं, तो थोड़ा सा बताएंगे सर कि ये पाकिस्तान में कितनी बिजली चोरी हो रही है, उसका टोटल अमाउंट हम कितना फेस कर रहे हैं और किस किस सूबे में किस तरह बिजली चोरी की जा रही है, ज़रा इसका थोड़ा सा मुख्तसर हमें दे तो हम आगे चलें सर। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊं तो शायद इतना टाइम नहीं है हमारे पास जी। मैं बहुत मुख्तसर आपको बताऊंगा कि बिजली चोरी तकरीबन हर इलाके में होती है। पंजाब में जितने डिस्कोज हैं इनमें ज़्यादा जो चोरी होती है, इनमें चोरी की ओवरऑल क्वांटम कम है, लेकिन यहाँ भी चोरी होती है। और चूँकि यहाँ कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप देखिएगा कि 1% या 2% या 8% कोई कहे तो उसका क्वांटम काफ़ी बड़ा होगा फिर भी। और इधर ज़्यादा चोरी जो होती है ना, ये लेस्को, फेस्को, गेपको में, इसमें सोफिस्टिकेटेड चोरी भी शामिल है, जिसमें सिम्स को और लैपटॉप्स को भी यूज़ किया जाता है। जबकि केपीके में, सेप्को में, हेस्को में, इनमें कुंडा कल्चर बहुत ज़्यादा आम है और सीधा सीधा कुंडा लगा के चोरी होती है। डिस्कोज में, पेस्को में, सेप्को में, हेस्को में और कैस्को में जो लॉसेस हैं वो उनकी क्वांटम बहुत बड़ी है।
35%, 37% डिफरेंट हैं, लेकिन ओवरऑल बहुत बड़ी है। और ये जो चोरी है इसके अंदर जाहिर है करप्शन का भी एलिमेंट मौजूद है, और दूसरा 2-3 एलिमेंट्स हैं। एक तो ये कि जब आप बिजली को अफोर्डेबल नहीं करें तो चोरी का एलिमेंट और करप्शन का एलिमेंट उससे स्ट्रेंथन होता है। ये जो चोरी है इसके अंदर ये करप्शन का एलिमेंट उसको सपोर्ट करता है। और जो सबसे बड़ी बात मैंने देखी वो ये है कि वक्तन फ़वक्तन हुकूमत का फोकस जाता है इस तरफ। मैं 2 साल सेक्रेटरी पावर डिवीज़न रहा था और हमने 2 साल मुतवातर चोरी के ख़िलाफ़ काम किया था, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत थी, रूल ऑफ मेरिट, रूल ऑफ लॉ, ये शराइत थी जो हमने पूरी की। और उसके नतीजे में जो हर महीने सर्कुलर डेट की फ़्लो थी या रकम बढ़ रही थी बहुत नीचे चली गई। बट जैसे ही वो अफसर हटता है या वो कुछ हो जाता है तो नए आने वाले जो हैं उस पॉलिसी को यकसर रद्द कर देते हैं, और तामीर आसान है, तखरीब मुश्किल है, तो चोरी दोबारा ऊद कर आती है। ठीक, मुझे याद है फरवरी 2020 में हम चोरी की जो हम शुरू किए थे तो 45 अरब रुपया हर महीने सर्कुलर डेट में इजाफा होता है, माशाल्लाह, जो हम फरवरी में 12 अरब पे ला चुके थे। लेकिन जैसे ही आपको हटाया, जैसे ही आपकी ये डिस्पेंसेशन चेंज होती है, साथ ही वो करप्शन, वो सारे एलिमेंट्स ऊपर आ जाते हैं। रूल ऑफ मेरिट ख़त्म हो जाता है, आपके जितने बोर्ड्स होते हैं इसमें सियासी लोग लगा दिए जाते हैं। जो हुआ अभी भी हाल ही में जो मौजूदा ज़माना है, आज से कोई 3-4 महीने पहले सेक्रेटरी पावर डिवीज़न ने चोरी के ख़िलाफ़ ठीक ठाक अच्छी मुहिम का आगाज़ किया, और मुझे बड़ी खुशी इसलिए हुई थी कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बताया कि वो काम जो आपने शुरू किया था और फिर बाद में ख़त्म हो गया वो हमने दोबारा शुरू कर दिया, और हम कितने लॉसेस को कम कर रहे हैं। और वो वाकई कर रहे थे, बट 3 महीने चलाया होगा उन्होंने और वो रिमूव कर दिए गए। तो अचानक वो जो सारी मेहनत है वो गिर जाती है। दिस इज द प्रॉब्लम। मैं इस पे आऊंगा, लेकिन मुझे जरा सा मुझे ये भी बताइए सर, जिस तरह आपने बताया कि पंजाब में, क्योंकि केपीके में आपने कहा कि मेन शहरों में तो खैर चोरी नहीं, लेकिन बाकी एरिया में कुंडा से होती है। सिंध में भी आपने बताया कि नहीं, केपी में पेशावर, बन्नू, चारसद्दा, मर्दान, ये वो बेल्ट्स हैं जहाँ कोहाट, जहाँ बहुत चोरी है। मालाकंड डिवीज़न में वहाँ का कल्चर ऐसा है, वहाँ चोरी नहीं है। सिमिलरली ये जो सक्खर है या आपका हैदराबाद है, इनमें जो फीडर्स हैं, अर्बन फीडर्स, उन पे भी बहुत चोरी। अच्छा सर, और उस दौर में हम लोग कामयाब हुए थे। देखिए, लोड शेडिंग भी ज़्यादा चोरी की वजह से होती है, और हम कामयाब हुए थे। हम बहुत सारे शहरों में लोड शेडिंग ख़त्म करने में कामयाब हो गए थे, क्योंकि उन फीडर्स पे चोरी ख़त्म कर पाए थे। आज भी मुझे याद है कि सेवन जैसे शहर में हमने 0 चोरी करके बिल्कुल लोड शेडिंग 0 कर दी थी। एक मिसाल दे रहा हूँ। तो चोरी ख़त्म करने का नतीजा ये होता है कि आपके लॉसेस, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम होते हैं, आपका सिस्टम बैलेंस में आ जाता है, और आपको लोड शेडिंग करने की ज़रूरत नहीं रहती। यकीनन गर्दिशी कर्जा भी इसमें आ जाता होगा। सर मुझे ये बताइए कि जैसे आपने बताया था कि पंजाब जो है उसमें जो चोरी होती है, जाहिर है क्वांटम उसका, आबादी उसकी ज़्यादा होती है, परसेंटेज कम हो, लेकिन तब भी बहुत बड़ी कंजम्पशन होती है। आपने बताया एक चीज़ जो बात है कि वहाँ पर जो चोरी हो रही है वो हो रही है इलेक्ट्रॉनिक चोरी हो रही है, लैपटॉप है, सिम है, आपने बताया। बलूचिस्तान की मेन चोरी कैसे होती है सर? बलूचिस्तान का मैंने बहुत ज़्यादा जिक्र इसलिए नहीं किया। आई हैव सर्व्ड इन ऑल 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, और बलूचिस्तान के जो हालात हैं, एक तो देखिए वहाँ जितनी एग्रीकल्चर है ट्यूबवेल्स पे, और इतना कोई वो नहरी पानी वहाँ नहीं है, और ये सारा नहीं है। और फ्रैंकली वहाँ के लोगों के पास बिजली की पेमेंट करने के वसाइल कम हैं, और वहाँ ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम जो है, आबादी थोड़ी है
और उस हवाले से क्वांटम कम है, लेकिन वहाँ जो ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है वो वहाँ की एग्रीकल्चरल ट्यूबवेल्स की पेमेंट है, जिसमें ट्यूबवेल्स का इशू है। और हमने उस दौर में ये रियलाइज़ करते हुए उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उन लोगों के बस में लाई जाए, और उसके लिए एक फिजिबिलिटी भी करवाई गई थी, एंड आई बिलीव कि उस पर काम होना चाहिए। वो ये है ग्रिड की सोलराइजेशन, ताकि इसकी कीमत नीचे जाए। बलूचिस्तान के हालात जो हैं वो मैं बिल्कुल फ्रैंकली कहता हूँ, वहाँ इट इज़ कैश स्ट्रैप्ड, वहाँ की इकॉनमी में पैसा कम है, और वहाँ की ज़राअत जो है वो टोटली ट्यूबवेल्स पे बेस्ड और वहीं पे चोरी बहुत ज़्यादा होती है। सोलराइजेशन की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, सोलराइजेशन की ज़रूरत तो मेरा ख्याल है सर पूरे मुल्क में है, और इस वक्त जो है वो सबसे बड़ी डिमांड भी है। पाकिस्तान कई चीज़ों को कर सकता है, सोलर भी कर सकता है, विंड्स भी कर सकता है, कचरों से भी कर सकता है। 12 मैं, क्योंकि टाइम मेरे पास कम है, वरना बहुत आपसे मैं ख़जाना निकलवा सकता हूँ। अच्छा सर, मुझे बताएं, इस वक्त आम पाकिस्तान इलेक्शन का ज़माना है, पाकिस्तान बदतरीन मुआशी बहरान का शिकार है। ऐसे में बिजली महंगी तरीन है सर, जो आपने बताई भी है, और जिस तरह की सिचुएशन है, और जो आपका बिजली का बिल है उसमें ना सिर्फ आम आदमी बल्कि अब तो मुतवस्सित तबके के लोग भी सफ़र कर रहे हैं, इतना ज़्यादा बिल है। तो ऐसी सूरत हाल में मुझे ये बताएं, आवाम को आगाही दें सर, यह आपकी ज़िम्मेदारी है कि ये जो नारे हैं 300 यूनिट फ्री कर देंगे, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर? ये नामुमकिन है। आई मीन, मैं कोई सियासी स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। हो सकता है जिन्होंने ये कहा हो उनके पास बेहतर कोई ज़राए हों। मौजूदा जो सूरत हाल का हमें मालूम है, ये नामुमकिन है कि आप 300 यूनिट तक की बिजली इस्तेमाल करने वालों की बिजली मुफ्त कर दें। ये लोग जो हैं सिंगल फेज़ मीटर्स की बात कर रहे हैं, ये तकरीबन टोटल कंज्यूमर्स का 75% है। ओह माय गॉड। हम जो माजी में पावर डिवीज़न करती आई थी वो ये थी कि इनको प्रोटेक्ट किया जाता था, विच मेंट कि इनके टैरिफ को एक लिमिट से ऊपर नहीं जाने देते थे, और ज़रूरी भी था। तो उसके लिए या आपको सब्सिडी देनी पड़ती है या क्रॉस सब्सिडी देनी पड़ती है। क्रॉस सब्सिडी का मतलब है कि ये चूँकि बहुत गरीब लोग हैं, तो जो इनका इजाफी खर्चा है वो इंडस्ट्री पे, मार्केट्स पे या 3 फेज़ मीटर्स पे डाल दिया जाता था। इस वक्त जो बिजली की कीमत है उसमें आपके लिए क्रॉस सब्सिडी करना भी मुश्किल है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये मुमकिन है कि 300 यूनिट तक की बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली मुफ्त कर दी जाए। आई डोंट थिंक कि दैट इज़ पॉसिबल, नॉट इन द गिवन सर्कमस्टेंस। यहाँ पे मैं रोकूंगा, एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। अच्छा सर, मसला ये है कि जाहिर है कि वसाइल की मैं बात करूंगा। इस वक्त जो पाकिस्तान के 80% वसाइल हैं, 85% वसाइल हैं, वो उन लोगों के पास हैं जो इस मुल्क की शराफिया होती है, जिनमें 2% मरात याफ्ता लोग होते हैं। अच्छा, यही लोग सर पार्लियामेंट में जाते हैं, यही लोग पॉलिसी बनाते हैं, यही लोग कानून साजी करते हैं, और यही लोग जो हैं वो फैसले देते हैं। तो मेरा आपसे कहने का मतलब है सर कि ये जो वसाइल है, जिसको हम जैसे पानी लेते हैं, आपका ज़मीन लेते हैं, तो पॉलिसीज़ और कानून भी तो एक तरीके से सर वसाइल है, तो इन पर ये बैठे हुए हैं। तो ये 2% मरात याफ्ता लोग किस तरीके से सर 98% गरीब के लिए कानून साजी करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे या फैसले करेंगे? इस पर ज़रा थोड़ा सा राय दीजिए। ये इसको हम आजकल जो इन टर्म है वो है एलीट कैप्चर। तो फ्रैंकली देखें, मैंने एक माजी में भी एक इंटरव्यू में आपसे गुजारिश की थी कि 3 प्रिंसिपल्स हैं जिन पे अगर मैं समझता हूँ अमल हो तो गवर्नेंस में रिफॉर्म हो सकता है, और वो है रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ मेरिट, और तीसरा ये है कि जो पॉलिसी बनाई जाए वो इस तरह से ना बनाई जाए कि
पहले आप अमीर का फ़ायदा करें, फिर अमीर की मेज़ से जो चीज़ें नीचे गिरें वो ट्रिकल डाउन कहते हैं उसे, वो ट्रिकल डाउन हो के मुतवसत तबकों और गरीब तबकों तक पहुँचे। नो, जो भी पॉलिसी बननी चाहिए, हुकूमत को, इदारों को डायरेक्ट उस बेनिफिट को देखना चाहिए जो गरीब को या आम पाकिस्तानी को मिले। ऐसा नहीं होता। इलीट, आई डोंट नो 2% है, 5% है, क्या है, लेकिन इसको डिफ़ाइन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये किसी एक फ़र्द का नाम नहीं है, ये एक सोच और कल्चर का नाम है। जो ये कॉन्ग्लोमरेट्स काम करते हैं, और देखिए ये वसाइल हमारे वसाइल हैं ना, ज़मीन, हवा, पानी। आज इस लाहौर शहर में ही या और शहरों की भी मैं मिसाल, स्मॉग का बहुत बड़ा इशू है। आई एम वेरी क्लियर कि आज से 10 साल पहले लाहौर के चारों तरफ खेत थे, या शायद 15 साल पहले ग्रीन एरियाज थे। आज टोटल लाहौर, आप जहां चले जाएं आपको पुरतायुश हाउसिंग स्कीम्स मिलेंगी। कॉन्क्रीटाइज हो गया लाहौर, स्मॉग नहीं होगी तो क्या होगा। इसी तरह पानी है, आपका अंडरग्राउंड वाटर बुरी तरह पोल्यूट हो रहा है और कोई इसके ऊपर रोकथाम नहीं है। शायद कवानीन मौजूद हो, कवानीन पे अमल दरामद नहीं है। जो असल कब्जा है ताकतवर दौलतमंद लोगों का, वो एक्चुअली ज़मीन, पानी, हवा अपनी जगह पे है, वो पॉलिसी पे है। एंड दे हैव इंश्योर्ड, कोई भी हुकूमत हो, और माजरत के साथ इलेक्टेड हो या नॉन इलेक्टेड हो, इनके पास एक्सेस है, ये हर एक तक पहुंच जाते हैं, और इंटरनेशनल लिंकेजेस भी हैं। सो जो पॉलिसी बनती है वो इनके मुफाद में बन रही होती है। आई थिंक, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये पार्लियामेंट में बैठे हों, लेकिन इनका एक्सेस और इनका असर रसूख हर एक तक पहुंच रहा होता है। और बेसिकली व्हाट दे आर हर्टिंग पाकिस्तान विद इज, आज पाकिस्तान की जो अभी सेंसस हुआ है 25 करोड़ के करीब आबादी है, और ये मैं बिल्कुल मुसद्दिका कह रहा हूँ कि कम से कम 40% आबादी पावर्टी लाइन से नीचे रह रही है। और अगर आप तालीम और हेल्थ के इंडिकेटर्स भी डाल लें तो फिर पावर्टी लाइन 50% से ऊपर चली जाती है। तो वो जो वसाइल हैं, जो इस ममलिकत के वसाइल हैं, और आपने शुरू में बहुत खूबसूरती से कहा कि कौन से वसाइल इस ममलिकत में नहीं है, लेकिन रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ मेरिट नहीं, और पॉलिसी पे चंद लोगों का कब्जा है। और आम पाकिस्तानी वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट शुरू से लेके आज तक आम पाकिस्तानी तक नहीं पहुंचा। अगर पहुंचा होता तो 40% लोग गुर्बत की लाइन से नीचे नहीं रह रहे। अच्छा, आखिरी सर, आखिरी मेरे पास आज खत्म करने के लिए मेरा वक्त है थोड़ा सा कम है, इसलिए आज ये जो बिजली का इशू है, जाहिर है आपका बड़ा एक्सपीरियंस है सर, इसके कोई सोल्यूशन है सर कि गरीब आदमी इससे निकल सके, आम पाकिस्तानी को इस बहुत बड़ी तकलीफ से निकाला जा सके? बिल्कुल, कोई ऐसी, अल्लाह ताला ने, अल्लाह पे ईमान होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका अल्लाह ने रास्ता ना दिया हो। लेकिन रास्ता जो है वो फिर उन्हीं असूलों में से होके गुजरेगा जो दीन के असूल हैं या कानून के असूल हैं। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हम, मतलब ये एक रात में नहीं होगा। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हम लोग मुस्तकबिल के जो मुआहदे हैं वो उस शक्ल में नहीं करें जिसमें करते आए। टेक और पे में नहीं करें, टेक एंड पे में करें, यानी जितनी बिजली किसी से लें उतनी ही कीमत अदा करें। अब ये मुमकिन है, और हम मार्केट को, कंपेटिटिव मार्केट को इनके लिए खोलें। दूसरा ये बहुत ज़रूरी है कि जितने हमने सीपैक में और इन सब में जो हमने इन्वेस्टमेंट्स लिए हैं, और इंडस्ट्री के लिए ये जो हम इकोनॉमिक जोन्स बनाए, इनको एक्टिवेट करें ताकि वहाँ से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो और हुकूमत वहाँ से कुछ अर्न करे, उसके अगेंस्ट टैरिफ के उतार चढ़ाव को ऑफसेट करें।
सिमिलरली ज़रूरी है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी के मिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा करें और डिस्ट्रीब्यूशन की साइड पे हम चोरी और बुराई के और करप्शन के लॉसेस रोकें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुसलसल करने से हमें रिजल्ट्स मिलेंगे और पॉलिटिसाइज करना सिस्टम को बंद करें। इसके बोर्ड्स के अंदर पॉलिटिसाइजेशन है, इसके अंदर मेरिट एग्जिस्ट नहीं करता, वो ख़त्म करें। बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइम कम है इसलिए मैंने बहुत जल्दी ये बात कर दी, पर टाइम बस शॉर्ट है, वरना बहुत कुछ आपसे मैं लेता, किसी और स्टेज पे ज़रूर बात करेंगे। हेल्थ और एजुकेशन को भी मैं लूँगा काफ़ी तफसील से। मैं इस वक्त आप मुझे पता चला आपने इस पर भी काम किया है काफ़ी, और मैं चाहूँगा कि मैं आम पाकिस्तानी को आपके तवस्सुक से अहम तरीन हेल्थ और एजुकेशन के मामलात को जो है वो उन तक पहुँचाऊँ। ये रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो ज़रा सा खोल दीजिए सर आम आदमी के लिए, ताकि उस लफ्ज़ को वो समझ सकें कि किस एनर्जी की बात कर रहे हैं इरफान अली साहब। ओके सर, रिन्यूएबल एनर्जी में हमारे मुल्क में सोलर है, बहुत आम है सोलर एनर्जी। सिमिलरली विंड एनर्जी है जो सिंध में और बलूचिस्तान में उनकी कुछ बेल्ट्स में ज़्यादा है। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी है, इनसे कोई माहौल पे भी असर नहीं पड़ता और ये अबंडेंटली अवेलेबल है। तो इन एनर्जीज़ को मिक्स ज़्यादा करना, इनको कम से कम 20% पे लाना, और फिर हाइडल ख़ास तौर पे जैसे द्यामिर भाषा वगैरह बन रहे हैं और छोटे हाइडल्स को भी ऐड करना, उससे ये होगा कि हमारी अपनी रिसोर्सेज पे हमारी रिलायंस बढ़ जाएगी अगर हम इनकी कोटा को ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। और दूसरा एक चीज़ ये है कि एक तो ऑन ग्रिड है, यानी ग्रिड के ऊपर इस एनर्जी को डालना। अब पाकिस्तान में ये भी बहुत हो रहा है और मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। जो रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2019 में हमने बनाई थी, उसमें हमने इसका रास्ता भी दिया था ऑफ ग्रिड, यानी लोग खुद अपने मसले भी हल कर रहे हैं। केपी में, बलूचिस्तान में ट्यूबवेल्स पे लोगों ने सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं। आई थिंक वी शुड अलाउ दैट टू हैपन। जिस चीज़ से लोगों को फ़ायदा मिल रहा हो उसको नहीं रोकना चाहिए एट एनी कॉस्ट। ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी पाकिस्तान में बेसिकली सोलर और विंड है। बहुत शुक्रिया इरफान अली साहब। मज़ीद आपसे आगाही लेंगे और जिन शोबों में आपने काम किया है और ख़ास तौर पे हेल्थ और एजुकेशन, इस पे भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।